आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाने का मकसद पढ़ाना नहीं है, इसलिए कि जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वैसे ही मेंटली वो बहुत मैच्योर होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम योग्य तो हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं और सबके पास अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो इसलिए मदद के तौर पर ये चैनल बनाया गया है कि हम कहाँ गलती करते हैं, कहाँ हमसे गलती हो जाती है पढ़ते, यानी जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ने का ढंग क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे ढंग पर ही हम या तो अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, असफल हो जाते हैं, तो सारे तो अयोग्य नहीं होते, योग्यता रहती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम सफल ना हो सकें। ऐसा भी हो सकता है कि हमने बहुत कोचिंग की हो, हर तरह की कोशिश कर ली हो, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था। तो भाग्य तो हमने देखा नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ हमने देखी नहीं है तो उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम करने के ढंग को देखना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ को हमने नहीं देखा है तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं थी इसलिए नहीं मिल पाया। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, और यही धर्म में भी कहा गया है कि अपने काम को अच्छे ढंग से किया जाए, फिर क्या होता है इसको छोड़ देना चाहिए। तो पढ़ते हैं, मानी सी बात है कि पहले तो हम एग्ज़ाम में कब बैठेंगे, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, और 6 से लेकर के 12 तक की NCERT किताब पढ़ी जाती है और बहुत सारी और किताबें लोग पढ़ते हैं। तो हमारा पढ़ने का ढंग सही होना चाहिए। तो पढ़ने में 3 चीज़ों को बताया गया इससे पहले की वीडियो में भी, पढ़ना, बोलना और लिखना, इन 3 चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ें इसलिए लिख दी गई हैं ताकि लिखने में जो समय जाता है उससे समय चला जाएगा, तो कम समय में हमारी बात भी पूरी हो जाएगी, और तरीक़ा क्या हो सकता है पढ़ने का उसी को बताना है, ताकि हमें पढ़ने का ढंग पता चल जाए और फिर उसके आधार पर हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो पढ़ना, बोलना और लिखना, यानी बोलने को इसलिए रखा गया है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, भूलते नहीं हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं चीज़ें, क्योंकि बोलना समझने पर आधारित होगा। गहराई से जब समझेंगे तभी तो बोलेंगे। तो इसलिए पढ़ना, बोलना और फिर लिखना, NCERT का जो चैप्टर हम पढ़ ले उसको बोल ले, फिर लिखने की बात आएगी। तो अब पढ़ें कैसे? तो कोई भी चीज़ शीर्षक, टाइटल के तहत दी जाती है। जैसे संसाधन नियोजन 10वीं क्लास की NCERT में एक शीर्षक है, ये भूगोल की किताब में। अब इसमें जानकारी दी गई कि संसाधन नियोजन में जो बातें लिखी गई हैं उसमें सारी बातें लिखी गई हैं, उसको पूरा पढ़ लें। फिर भारत में संसाधन नियोजन आ जाता है, एक अलग शीर्षक आ जाता है। इस तरह से पूरे चैप्टर को अलग अलग शीर्षकों में बांट कर लिखा जाता है। सारे शीर्षक के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रीय पक्ष होता है, वो जानकारी जो हटाई नहीं जा सकती। तो जितने शीर्षक हैं सबके केंद्रीय भाव को, यानी शीर्षकों के अंदर वो बातें जो हटाई नहीं जा सकती। जैसे संसाधन नियोजन है तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हटाई नहीं जा सकती, उसको ध्यान में रख के सारे शीर्षकों के केंद्रीय पक्ष है उनको जोड़ दें। हर शीर्षक को पढ़ लें, उसका जो एसेंस है उसको बस समझ लें, और फिर उसको सारे शीर्षकों के तहत बोल दें। पूरा एक बार बोलना है। जब हम बोलेंगे तो एक प्रोसेस के तहत बोलेंगे, वो बोलेंगे तो ऐसे नहीं बोल सकते, एक फ्लो के साथ बोलेंगे, और फ्लो के साथ तब बोलेंगे जब अच्छे से हमको समझ में बात आ चुकी होगी, वरना हम रुक जाएंगे। 1-2 बार शुरू में स्टार्ट करने में हो सकता हो दिक्कत आ जाए, लेकिन जब आइडिया हो जाता है, फ्लो आ जाएगा, तो फिर यही आगे हम फिर किताब के डेप्थ में चले जाएंगे, उसकी गहराई में उतर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें गहराई में रहती हैं, लेकिन हम बस पढ़ने को उसमें कि इसे ख़त्म करना है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, चीज़ें छूट जाती हैं हमसे। तो और बाद में जब पूछा जाता है प्रीलिम्स में तो वो चीज़ हमसे मिस हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। तो देखें, जैसे संसाधन का नियोजन है, ये एक शीर्षक है, ये इसमें जानकारी दी गई है। इसमें 2 प्रकार के शब्द हैं। पहला शब्द है संसाधन, रिसोर्स की बात की जा रही है, उसके नियोजन, प्लानिंग की बात की जा रही है। यानी हम रिसोर्स यानी संसाधन की प्लानिंग कैसे करें, उसका नियोजन कैसे करें। तो पहले तो संसाधन समझेंगे, संसाधन होता क्या है। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमको दिए जाते हैं, जैसे हवा, पानी और जितने भी ये आपके मिनरल्स हैं, खनिज हैं, कोयला, लोहा, तांबा, ये सब जितनी प्रकृति में जितनी उपलब्धता है, प्रकृति ने जितना दिया है, वनस्पति है, सारे वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, ये सब
प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति हमको सेब देती है, हमको आम देती है, तैयार करके देती है। मोबाइल तो हमको बनाना पड़ता है, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, रेलगाड़ी की पूरा एक ट्रेन का सिस्टम, इंजन, डिब्बा सब हमको बनाना पड़ता है। तो मानवीय संसाधन है, मनुष्य ने बनाया है। तो प्रकृति भी बना के देती है, पूरा तैयार करके देती है, सेब हमको देती है बाकायदा, हमें सिर्फ खाना होता है बस। तो वन क्षेत्र में चले जाए जहाँ जंगल हैं, और हम वहाँ पर तरह तरह के फल का इस्तेमाल कर सकते हैं तोड़कर। तो इस आधार पर जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति हमको देती है, और एक वो संसाधन होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, मानव के द्वारा बनाया जाता है। उसमें साफ सब कुछ आ जाता है, ज्ञान विज्ञान सारी बातें आ जाती हैं। नॉलेज भी तो एक संसाधन है, ज्ञान भी तो संसाधन है, इतिहास भूगोल की किताबें भी तो संसाधन ही तो हैं। ये जितनी बिल्डिंग बनाई गई हैं, ये जो संसद भवन बनाया गया, और जितने भी सरकारी संस्थान हैं, वो सब संसाधन में आ जाते हैं। जितने पेशे व्यवसाय सब संसाधन के अंतर्गत हैं। तो इस तरह से प्रकृति संसाधन क्या करती है, वितरित करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, वो वितरित करती है। और भारत के संदर्भ में उसका वितरण अगर देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो समान नहीं असमान है। और जब असमान हो जाएगा तो फिर विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपको खनिज संसाधन की उपलब्धता ज़्यादा है, कोयला है, लोहा है, तांबा, जितने भी खनिज पदार्थ हैं बहुत प्रचुरता से मिलते हैं। इनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब अलग अलग रूप में है। जैसे कोयला है तो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है वो। तो इस आधार पर बहुत सारे ऐसे भी भारत में प्रदेश हैं जहाँ पर संसाधन नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में उतना कोयला नहीं मिलता, उतने खनिज संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर अभाव है। तो अब यहाँ अगर कोई राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का कोई संयंत्र लगाती है, तो कोयला अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? तो वहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, झारखंड से यहाँ भेजा जाए, तो उसके लिए ढांचा बनाना पड़ेगा, और बिना नियोजन के कैसे होगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग इसलिए क्योंकि वितरण समान नहीं असमान है, और प्रकृति ने क्योंकि संसाधन का वितरण किया है। तो ये हम दिमाग में क्रम रखें। संसाधन सीधी सी बात है कि प्रकृति हमको देगी तो वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब देखें कि उसका क्या वितरण भारत में समान है, तो समान नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल ज़्यादा है, पानी की उपलब्धता है, राजस्थान में जल नहीं है। लद्दाख में देखें तो वहाँ भी उतना पानी नहीं, वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है, ढांचागत सुविधाएं भी उतनी ऊंची नहीं है, खनिज संसाधन भी उतने नहीं हैं। हाँ, वहाँ पर लद्दाख में बौद्ध धर्म से संबंधित सांस्कृतिक चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इस आधार पर अगर देखें तो राजस्थान में जल ही नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में जल की उपलब्धता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जल तो उपलब्ध है, लेकिन अभी जल विद्युत उतना उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। तो इसी तरह से हम देखें राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा ज़्यादा उपलब्ध है, यानी सूर्य की उपलब्धता ज़्यादा है, पवन ऊर्जा की है, और दूसरे प्रदेशों में नहीं है। तो इस तरह से असमान जो वितरण है, तो उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग कौन करेगा? कोई एक नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की होती है। तो सरकार फिर विवेकपूर्ण उपयोग को निश्चित करेगी, और फिर उसके लिए फिर नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो स्थानीय स्तर पर भी होगी। और क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी सरकारें हैं, पंचायत है, नगर निगम है, तो इसलिए स्थानीय, प्रादेशिक, प्रांतीय, रीजनल लेवल पे करनी पड़ेगी। और प्रांतीय स्टेट, ये लोकल लेवल हो जाएगा, ये रीजनल हो गया आपके, और ये प्रांतीय स्टेट के आधार पर, ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा ताकि हम संसाधनों का जो ये असमान उपलब्धता है, वो देश के विकास के लिए दूसरे प्रदेशों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। आप चाहे जैसे हो, रेलगाड़ी के ज़रिए पहुंचाया जाए, अब ट्रकों के ज़रिए पहुंचाया जाए, वितरण करना पड़ेगा। क्योंकि ये असमान वितरण है, तो इसके अंदर हमें विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में जहां अनाज नहीं है वहां अनाज भेजा जाए। जैसे अब सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, तो उसके लिए भी तो नियोजन करना पड़ेगा कि किसी प्रदेश में सूखा पड़ गया तो वहाँ अनाज भेजा जाए, दूसरे और संसाधन भेजे जाएं। जैसे कई ऐसे भारत में राज्य हैं जहाँ साल भर जल की उपलब्धता नहीं है, तो अब नदियों को जोड़ा जा रहा है। जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है, उपलब्धता है, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो उसको दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए, तो वहाँ जल की उपलब्धता हो जाएगी। यहाँ कभी ज़्यादा पानी है तो वहाँ भेज दिया जाए। तो इस तरह से संसाधन के नियोजन से देश का एक विकास होता है समानता के आधार पर, क्योंकि सारे लोग भारत में, उनको विकास का लाभ मिलना चाहिए, और संसाधन के नियोजन से होगा। तो ये हमने देख लिया कि संसाधन के नियोजन का मतलब क्या है कि हर इंसान के जीवन में उजाला पैदा हो जाए, संपन्नता आ जाए। इसके लिए देश का संपन्न होना जरूरी है, और देश की संपन्नता संसाधनों के समुचित उपयोग पर आधारित होती है, जो कि नियोजन से, प्लानिंग से जुड़ी होती है। अब आते हैं दूसरे वाले पक्ष पर। ये हमने देख लिया
अब भारत में संसाधन नियोजन वाला मामला आ जाता है, तो क्योंकि संसाधन को जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंतर्गत उसकी गिनती होगी। वो जटिल प्रक्रिया है, आसान नहीं है। कैसे आसान नहीं है? जैसे हमें अगर मान लीजिए संसाधन का पता लगाना है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कहीं हमें ये देखना है कि यूरेनियम की उपलब्धता है कि नहीं है, या कोई खनिज संसाधन है वहाँ है कि नहीं, तो सर्वे कराना पड़ेगा। सर्वेक्षण होगा, वहाँ पर टीम भेजी जाएगी योग्य लोगों की, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटी वहाँ तय करेंगे, क्वांटिटी तय करेंगे, कितना है यहाँ पर खनिज। ये सब आसान काम, इसमें तकनीक का उपयोग करना पड़ता है, विज्ञान का उपयोग होगा, कुशल लोगों को लगाया जाएगा। तो सर्वेक्षण करना पड़ेगा क्योंकि वो जटिल प्रक्रिया होगी ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों जटिल है? क्योंकि संसाधन नियोजन जटिल क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तब यह चीज़ पूरी हो पाएगी। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक जटिल प्रक्रिया ही तो है, सारे अंग मिल के काम कर रहे हैं। तो हमारा शरीर तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन मिल करके काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से संसाधन का नियोजन करना, उसकी प्लानिंग, रिसोर्स की करना, ये एक जटिल प्रक्रिया, इसमें सर्वेक्षण शामिल है। अब सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं तो पहचान करते हैं कौन सा संसाधन है, फिर उसका मानचित्रण करते हैं, मैपिंग करते हैं, फिर क्वालिटी और फिर क्वांटिटी, इसका अनुमान लगाएंगे, अंदाज़ा, फिर विकास की योजनाएं बनाएंगे हम कि कैसे कब कितना इस्तेमाल किया जाए। फिर जो विकास की योजनाएं संसाधनों से जुड़ी होती हैं उसको राष्ट्रीय योजना के साथ जोड़ना पड़ेगा। राष्ट्र की भी एक योजना होती है, बजट बनता है, तो उसकी प्लानिंग के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा, फिर उसका समन्वय करना पड़ेगा। तो इसलिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये जितने काम किए गए हैं, उसका सर्वेक्षण भी हो गया, मानचित्रण भी हो गया, क्वालिटी भी डिसाइड कर लिया, क्वांटिटी भी तय कर लिया, विकास की योजना भी बना लिया, तो अब उपयुक्त प्रौद्योगिकी, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसको निकाला जा सके। और जब उपयुक्त, सही, एकदम एप्रोप्रिएट, उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साथ में कुशलता, अच्छे लोग जो कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, ऐसे लोग भी हों। फिर उसके बाद ढांचा बनाया जाएगा। जैसे अब राजस्थान से यानी झारखंड से कोयला लाना है उत्तर प्रदेश में, यहाँ फिर मालगाड़ी के लिए हमको ट्रेन की पटरी बिछानी पड़ेगी ना उसके लिए, तो इसलिए संस्थागत ढांचा बनाना पड़ेगा। तो एक ढांचा भी होना चाहिए, तब जा करके हम राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ करके समन्वय करके कहीं जा करके भारत के संदर्भ में नियोजन को गति दे पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, मकसद पढ़ाना नहीं है, मकसद ये है कि हम टू द पॉइंट रहें, शीर्षक को देखें, टाइटल जो है उसको देखें, उसको समझें, और फिर सारी बातों को जब हम रखेंगे फिर उसके बाद बोलना पड़ेगा। और फिर कैसे बोलेंगे? बस हमने पढ़ लिया संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है? यानी संसाधनों का नियोजन करना, कि वो संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी उपलब्धता देखी जाती है किसी देश में, तो उसमें समान वितरण अगर होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन असमान वितरण हुआ तो विवेकपूर्ण उपयोग निश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हमको नियोजन करना पड़ेगा, जो कि हमें स्थानीय स्तर पर भी हो, उसके बाद रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर हो, प्रांतीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह हमें करना ही पड़ेगा ताकि देश का एक समन्वित विकास किया जा सके, सबकी भागीदारी हो विकास में। अन्यथा अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो किसी प्रदेश का जहाँ ज़्यादा संसाधन है वो तो अमीर हो जाएंगे, वो तो समृद्ध प्रदेश हो जाएंगे जैसे भारत में है, क्योंकि जहाँ बंदरगाह ज़्यादा हैं जिन राज्यों के पास, जैसे महाराष्ट्र है और जैसे कर्नाटक है और बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर बंदरगाह की उपलब्धता है, वहाँ ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है, ज़्यादा वहाँ लोगों की आय होती है, तो वो उस वजह से भारत के अंदर की समानता नहीं आ पा रही है। तो इसलिए समानता को स्थापित करने के लिए संसाधनों के नियोजन को निश्चित करना पड़ेगा ताकि अपने प्रदेशों में रहते हुए लोगों का विकास किया जा सके। तो इस आधार पर संसाधन का नियोजन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, इसमें बहुत सारे पहलू शामिल है, यहाँ पर संक्षेप में उसको रखा गया है। अब हम आते हैं यार भारत में संसाधन नियोजन वाला, तो मानी सी बात है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया आ जाएगी, उसके अंदर हमें उसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मानचित्रण करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करना है, क्वालिटी को डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम विकास योजनाएं संसाधनों की बनाएंगे, राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, उसके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का हम उपयोग करेंगे, उसके लिए कौशल होना चाहिए, ढांचागत विकास होना चाहिए, सारी बात फिर हमको याद आ जाएगी क्योंकि सब उसमें कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हम इसी तरह से डेप्थ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, पूरी किताब हमको याद हो जाएगी, क्योंकि हम एक बड़े टारगेट को लेकर चल रहे हैं, तो हमारा काम छोटा नहीं हो सकता। और इस
काम में मदद के लिए ही इस चैनल को बनाया गया था कि एक नाम से हमें रिमेंबर भी होता रहे, डन IAS हमें एक लक्ष्य भी याद आता रहे और हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ें। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।